दोस्तों, कहते हैं कि आंखें हमारे मन में चलने वाले हर भावों को बता देते हैं। यही आंखें कभी प्यार बनकर सामने आती हैं तो कभी आक्रोश बनकर विपक्षी पर टूट पड़ती हैं। खेल के मैदान पर भी इन्हीं आंखों से एक लक्ष्य देखा जाता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम, लगन, जोश, जुनून, समर्पण और त्याग की पराकाष्ठा से जब कोई खिलाड़ी अपने आप को पूरी तरह से निचोड़ देता है तब वह बन जाता है एक विशेष, किफायती, दर्जेदार, बहुमूल्य, अलंकारिक खिलाड़ी बन जाता है। दोस्तों, आज डॉटर्स डे है। आज स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से हम भारत की एक ऐसी बेटी के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय सरजमीं के कई मैदानों पर, कई रिंग में बॉक्सिंग की दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया है, सभी को मोहित किया है और विश्व के मानचित्र पर कई देशों में जाकर भारतीय तिरंगे को जिस शान के साथ लहराया है और भारत की बेटी होने का जो शौर्य गाथा उन्होंने लिखा है, दिखलाया है, आज स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से मैं स्वागत करना चाहूंगा स्वीटी बुरा जी का। नमस्कार स्वीटी बुरा जी। जी, नमस्कार। स्वीटी जी, आप अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। बचपन जैसे गांव में रही हूँ मैं। 10th क्लास तक मैं गांव में ही रही हूँ। और गांव में जैसे बच्चे नॉर्मली जैसे अभी शहरों में क्या करते हैं, कंप्यूटर है, फोन है, लगे रहते हैं बच्चे। लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। गांव में गलियों में खेलकर बड़े हुए हैं हम। और पहले जैसे मेरे गांव में कबड्डी गेम ज्यादा खेला जाता था, तो मैं भी जैसे प्रैक्टिस करने के लिए कबड्डी खेलते थे। और जैसे खो खो गेम होता है वो खेल लेते थे। तो हमारी जो लाइफ है वो ऐसे खेल खेल कर बीती है। हमारा बचपन ऐसा बीता है। लेकिन मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी। तो जैसे मैं 10th क्लास तक जो मैं पढ़ी हूँ, तो मेरे पापा उसके बाद जैसे प्रोफेशनल में आने के लिए, जैसे गेम में आने के लिए, क्योंकि मैंने पापा को बोला था कि मुझे गेम ही करना है। तो फिर उससे पहले पापा यूँ सोच रहे थे कि मैं कोई इंजीनियर बनूं। लेकिन मैं चाहती थी मैं गेम में आऊं। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, तो इस करके पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं। जैसे मेरे दादाजी भी एक प्लेयर रहे हैं और मेरे पापा जी भी प्लेयर रहे हैं, काफी अच्छे। तो इसी करके मेरा भी, जैसे हमारी फैमिली में सब गेम में रहे हैं, तो मेरे खून में ही है कि हाँ मुझे भी खेलना है। इसी करके मुझे भी ऐसा, मेरे पापा भी जैसे बास्केट बॉल खेलते थे और मतलब कबड्डी भी खेलते थे, और मेरे दादाजी भी कबड्डी खेलते थे। तो उन्हीं के करके जैसे हमने देखा, बचपन से ही घर में भी ऐसा माहौल था और हमें भी खेलने के लिए कभी रोका नहीं गया। जैसे भी हम कहीं भी, जैसे गांव में क्या करते हैं, लड़कियों को अभी आजकल तो आने जाने के लिए रोकते हैं। उस टाइम इतना ज्यादा तो नहीं रोकते थे, लेकिन रोक टोक तो होती थी लड़कियों के बाहर जाने की। लेकिन मेरे ऊपर कभी भी ये बंदिश नहीं रही कि मुझे यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। खेलने के लिए मुझे पूरी आजादी थी कि हाँ मैं खेलने के लिए जा सकती हूँ कहीं भी। कबड्डी में स्टेट, नेशनल के लिए स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ था मेरा। अब स्टेट में मतलब नेशनल खेलने के लिए स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ था। 10th के एग्जाम थे उस टाइम मेरे। लेकिन मैं नेशनल नहीं खेली, क्योंकि 10th के एग्जाम उस टाइम ये नहीं होता था, री आ गई तो आप एक एग्जाम छोड़ दिया तो दूसरा दे सकते, बाद में दे सकते हैं। उस टाइम ये वाला नहीं था, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। तो ये था, या तो 10th मतलब खराब हो जाएगी मेरी, पूरा साल खराब हो जाएगा, या फिर गेम कर लूं। तो मैं नेशनल खेलने के लिए नहीं गई थी। हाँ, स्टेट लेवल तक मैं खेली हूँ। स्टेट टीम में मेरा सिलेक्शन भी हुआ नेशनल के लिए। जी जी जी। लेकिन बॉक्सिंग में किस प्रकार से आपका लगा हुआ?
जी जैसे मैं गांव में कबड्डी खेलती थी, मैंने बताया गेम तो लगभग सभी कर लेते थे, क्योंकि गांव में जैसे भी बच्चे होते हैं, वो मैंने बताया आपको, आजकल के बच्चे जैसे पबजी और पता नहीं क्या क्या गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन। हम ऐसे गेम नहीं खेलते थे। हम कबड्डी, कुश्ती और जैसे दौड़ लगाना, हमारे तो और खो खो इस टाइप के गेम होते थे, और हम यही खेलते थे। और जैसे पापा ने सोचा अभी टेंथ हो गया, मतलब टेंथ तक तो ठीक है, बच्चे हैं हम, के बाद कुछ मतलब करवाएंगे हमसे, मतलब थोड़ा कि और सीरियस हो जाएं। लेकिन टेंथ के बाद जैसे मैंने, पापा ने बोला अब तो गेम वेम बहुत हो गया, खेलना वेलना, अब ऐसे करो आप बीटेक कर लेना। ठीक है, मैं बोली पापा मुझे तो बीटेक नहीं करना, मुझे खेलना है। तो मेरे पापा बोले क्या करना है, खेल कर कुछ नहीं मिलने वाला। और बोला अभी तो तू कबड्डी खेलती है, तो कबड्डी एक टीम गेम है। जी बोले कबड्डी एक टीम गेम है, और टीम गेम में उस टाइम इतना कुछ देते भी नहीं थे, जैसे अभी आज कबड्डी का जितना अच्छा लेवल हो चुका है, वो लेवल नहीं था। और लड़कियों में तो आज भी वो लेवल नहीं है। जी जी। क्योंकि अभी लड़कों के लिए स्कोप है, प्रो कबड्डी है, और भी मतलब मतलब प्रो कबड्डी सबसे मेन लगा लो, है स्कोप है, जानने लगे हैं कबड्डी प्लेयर्स को भी। लेकिन लड़कियों में अभी भी इतना अच्छा स्कोप नहीं है। बस उनके पास ये है, वर्ल्ड कप हो गया और एशियन गेम्स हो गया, मतलब 3 कंपटीशन है मैक्सिमम उनके पास। तो इतना अच्छा नहीं है अभी। तो उस टाइम भी पापा ने मुझे बोला क्या करेगी कबड्डी खेलकर, टीम गेम है, कोई जानेगा नहीं, ये वो बस अपना टाइम खराब करना है इसके ऊपर। क्योंकि पापा भी खेल चुके थे उस टाइम, पापा भी खेलते थे, तो उनको भी था कि क्या कुछ मिलना जाना है नहीं, बस वो प्लेट वो मग दे देंगे, और कुछ है नहीं, सर्टिफिकेट वगैरह की भी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती टीम गेम की। फिर मैंने बोला पापा नहीं मुझे खेलना है, तो पापा ने पता किया कि एकेडमी कहाँ होगी, मतलब प्रोफेशन के तौर पर अगर मैं गेम ले रही हूँ तो अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए मेरी। तो उन्होंने पता किया कि साई, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे तो पता चलता साई के, साई में बच्चों को तैयार किया जाता है, वहाँ मतलब ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। तो पापा ने पता किया कि हिसार साई है जो, उसमें पता किया कि कबड्डी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पापा, तो पता चला वहाँ है ही नहीं साई, कबड्डी की गांधीनगर थी उस टाइम। तो फिर पापा ने पता किया, पापा बोले गांधीनगर उस टाइम भूकंप वगैरह ज्यादा आते थे, बोले इतनी दूर तो नहीं भेजूंगा, कहीं भूकंप वगैरह आ गया और मर गई, धरती फट गई, तो तू तो मिलेगी भी नहीं कहीं हमें। बोला इससे तो अच्छा गेम मत करो ये। फिर जैसे वहाँ ही बॉक्सिंग गेम लिया मैं। तो मैं बचपन में जैसे थोड़ी सीरियस ज्यादा रहती, इतना ज्यादा बोलती नहीं थी। लेकिन किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो मेरे से ज्यादा बोला नहीं जाता, मेरे हाथ ज्यादा चलते थे, मैं मार देती थी। लड़कों के साथ भी मेरा ऐसा ही था। तो पापा पहले से ये भी बोलते थे ये तो बॉक्सर है, जैसे बॉक्सर मेरे को पहले से ही बोलते थे। तो मेरा कबड्डी का स्कोप नहीं मिला, तो पापा ने बोला आप बॉक्सिंग कर लो, क्योंकि वैसे भी सबको यहाँ धोती ही हो, वहां भी रिंग में धोना ही है, मारना ही है। तो फिर मैंने क्योंकि अभी साई के ट्रायल्स का पता किया हमने, साई के ट्रायल्स कब होते हैं। तो मैं साई में ट्रायल देने के लिए मैं गई, तो मैंने पहली बार लाइफ में जब ग्लव्स डाले थे, रिंग में मैं पहली बार चढ़ी थी। उस टाइम मेरे साथ मेरे मामा जी और मेरा छोटा भाई है मनदीप, वो गया था। क्या हुआ, वो लड़की जिसके साथ मेरी ट्रायल्स थे वो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, वो पुरानी लड़की थी, मैंने कभी ग्लव्स डाले भी नहीं थे। उसने क्या किया, जाते ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया, उसने ऊपर बहुत मारा, और मेरी आंखें बंद हो रही है। तो मुझे टेक्निकली तो कुछ पता हो था ही नहीं कैसे मारना है, कैसे मैं हाथ चला रही हूँ। तो वो रेफरी स्टॉप बोल रहा है। फिर क्या हुआ, मैं जब रेस्ट होता है मैं बैठ रही हूँ, तो मेरा भाई बोल रहा है वैसे तो बड़ी बनती है, आगे ही पिट कर दिखा दिए चांद तारे तेरे को। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने जाते ही ना उसको अपर कट मार, पेट में इतना जोर से मारा, वो लड़की वहीं बैठ गई। तो वो नॉकआउट हो गई। और
उस दिन से मतलब उस दिन जो हमारे कोच जो ट्रायल ले रहे थे, राज सिंह सर जो मेरे बेसिक कोच हैं, उन्होंने बोला मेरे मामा जी को कि ये आपकी लड़की एक दिन आपका बहुत बड़ा नाम करे और ये एक दिन बहुत बड़ी प्लेयर बनेगी। इतना मतलब टैलेंट है इसमें बहुत ज्यादा, और डरती नहीं है और पावर बहुत ज्यादा है। तो इसके करके मैं आज आपको लिख कर देता हूँ, ये लड़की आगे जाकर बहुत अच्छा करेगी, बहुत ज्यादा नाम करेगी आप लोगों का। जी जी। तो इस टाइप से मैं बॉक्सिंग में मेरी एंट्री हुई थी। और 15-20 दिन के बाद हमारी स्टेट चैंपियनशिप थी। जब भी मेरा गोल्ड आया था उसके बाद मेरी पहली नेशनल थी। इतना जुनून था ना मेरे अंदर कि मुझे थकने का नाम ही नहीं पता था कि थकते कैसे हैं, सांस कैसे चढ़ते हैं, स्टेमिना कैसे कम होता है, मुझे इस चीज का पता ही नहीं था। एक बार लग गई तो कितना ही टाइम मुझे प्रैक्टिस करवा लेते कोच वगैरह, जैसे लड़कियां थक जाती, लेकिन मैं कभी भी नहीं थकती थी और लगी रहती थी बाद में प्रैक्टिस करने। और कोच हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते थे, सभी मतलब प्रैक्टिस के बाद बैठ जाते थे, लेकिन मैं और भी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करती थी उन लोगों से, थकती नहीं थी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपका नाम है और हमने जिस प्रकार से आपके नाम को पढ़ा है, तो वो जो नाम का क्रम है, विश्लेषण है, सविती बुरा जी के रूप में, और लोग आपको स्वीटी बुरा जी के नाम से जानते हैं, तो क्या कुछ कहानी है आपके नाम के बारे में, उसके बारे में कुछ बताएं। कोई खास कहानी नहीं है, ये मैं अपने नाम में पूरा सेल लिखती थी हमेशा से ही। तो जैसे आप स्वीटी में हाफ से लिखते हैं तो SWWTY लिखा जाता है, लेकिन पूरा से लिखेंगे तो SAWWTY, वो मतलब स्वीटी होगा। और वैसे वो नॉर्मली नाम स्वीटी होता है ना। लेकिन यही मेरा, और मेन चीज है मेरे 10th क्लास में जब वो स्कूल टाइम में वो चीज बाय मिस्टेक लिखा गया है, वो एक मतलब हमारे टीचर के द्वारा वो फॉर्म में जब फिल करते हैं तो उन्होंने ऐसे ही मेरे नाम की स्पेलिंग लिखी थी। तो ऐसे ही लिखती हूँ अब मैं जब से, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में अलग और मैं अलग नहीं लिखती। जब से मेरा नाम ये ऐसे ही है, मैं स्पेलिंग भी ऐसे ही लिखती हूँ, ऐसे ही मैं बोलती हूँ। आपने शुरुआत की प्रतियोगिताओं की, धीरे धीरे प्रतियोगिताओं का काफिला आगे बढ़ा, नेशनल लेवल की प्रतियोगिता तक किस प्रकार से आप पहुंची। नेशनल में मैंने आपको पहले बताया है, जैसे मैं स्टेट खेलने के लिए गई थी पहली बार, तो मेरे अंदर इतना जोश था कि मैं बिल्कुल न्यू लड़की, और मैंने बहुत पुराने पुराने लड़कियों को हराया जो मेरे काफी सीनियर थे, और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। उसके बाद जैसे मैं नेशनल में भी गई, नेशनल चैंपियन बन गई पहली बार में ही, क्योंकि मैंने बताया आपको मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि थकने का कोई नाम ही नहीं था मेरे अंदर कि थकते कैसे हैं। इतना स्टेमिना था कि सामने वाले को मैं अटैक लेने का चांस ही नहीं देती थी। मेरा गेम ज्यादा अटैकिंग था, मैं इतना अटैक करती थी, इतना अटैक करती थी कि सामने वाला पागल हो जाता था, उसको अटैक का चांस ही नहीं मिलता था। और यही स्ट्रेटजी से मैंने 5 बाउट लड़ी, आई थिंक पहली नेशनल में, मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं है। और उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया, पहला भी मेरा गोल्ड मेडल था पहले नेशनल का। स्वीटी जी, आपके इंटरनेशनल लेवल पर पहला मुकाबला, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी। उसके बाद जैसे हम कैंप्स में जाते हैं नेशनल, जब मैं नेशनल चैंपियन बन गई उसके बाद मैं केरला कैंप लगता था हमारा यूथ का, और यूथ का केरला कैंप लगाकर हम इंटरनेशनल खेलने के लिए गए थे। और मेरा पहला इंटरनेशनल भी मेरा गोल्ड ही था। 3 इंटरनेशनल चैंपियंस के भी मतलब मैंने कंपटीशन खेले थे, उनमें भी मेरा गोल्ड मेडल ही थे। स्वीटी जी, 2014 का वह वर्ल्ड चैंपियनशिप, उस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताएं। जी, 2014 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है सीनियर की, पहली वर्ल्ड चैंप मतलब कोई कंपटीशन मुझे खेलने को मिला था 2014 में। उससे पहले मैं सीनियर नेशनल चैंपियन हो चुकी थी
और काफी बार तो, लेकिन मेरे को चांस नहीं दिया जाता था क्योंकि जूनियर करके कि मैं बाहर पता नहीं कैसा खेल पाऊंगी, अच्छा खेल पाऊंगी या नहीं खेल पाऊंगी। फिर मुझे चांस मिला 2014 में, वो भी मेजर कंपटीशन में। यू कैन अंडरस्टैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप कितना बड़ा इवेंट होता है, जिसमें मेडल लाना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि कितनी कंट्रीज, 76 कंट्रीज के नियर पार्टिसिपेट होता है, मतलब पार्टिसिपेशन होता है हमारा। तो इसमें मेडल लेकर आना तो मतलब बहुत मुश्किल था। लेकिन उस टाइम मैंने बताया आपको, कॉन्फिडेंस बहुत था मेरे में कि हाँ मैं कर लूंगी। लेकिन उस टाइम जैसे सभी बोल रहे हैं इतने बड़े कंपटीशन में ये लड़की, और वो भी मुझे ऐसे नहीं दिया गया। अगर ट्रायल्स होते तो शायद मेरे को खेलने के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए नहीं भेजा जाता। उस टाइम की मेरी जर्नी मैं आपको बता दूं कि रोने वाली और बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है मेरी। क्योंकि जब मेरा जैसे वो स्टेट चैंपियनशिप हो चुकी थी मेरी पहले, उसमें नेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो उस टाइम मेरे को टाइफाइड चल रहा था साथ में। अच्छा। टाइफाइड मेरे को 3 साल से कंटिन्यू चल रहा था। मैं बीच में, जैसे डॉक्टर मेरे को बोल रहे हैं रेस्ट करने के लिए, मैंने रेस्ट नहीं किया। तो वो इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि मुझे एडमिट करना पड़ा था हॉस्पिटल में। मेरी चलने तक की भी हिम्मत नहीं थी उस टाइम। ओहो। और उस टाइम जैसे मुझे पता चला कि नेशनल भी होने वाली है, उस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट चल रही हूँ। और ये अनाउंसमेंट हुई थी कि जिसका भी गोल्ड मेडल आएगा वो ही वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए जाएगा आगे। जी जी जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मैं बेड पर लेटी हुई हूँ, क्योंकि मुझे बाथरूम तक मेरी मम्मा पकड़ कर लेकर जाते थे। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर बेड से उठकर वॉशरूम तक जाऊं। और तो आप सोच सकते हैं, कहाँ नेशनल में चैंपियन होने का कहाँ कौन सोच सकता है जिसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती वॉशरूम तक जा सके। उस टाइम मैं रो रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ भगवान से कि हे भगवान, मतलब मैं इतनी बार मैंने गोल्ड मेडल जीता और फिर भी मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। और ये पहली बार मतलब पहली बार ऐसे अनाउंस हुआ है कि जिसका भी गोल्ड मेडल आएगा नेशनल में उसी टाइम वही बंदा मतलब खेलने के लिए जाएगा। और मतलब रो रही हूँ, सोच रही हूँ क्या करूं मैं, मेरे तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। फिर जैसे मैं प्रे कर रही हूँ और रो रही हूँ, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे जाना है। जैसे शाम को डॉक्टर आते हैं चेकअप के लिए, मैं डॉक्टर को बोलती हूँ सर, आप है ना ऐसे करो, मुझे ठीक कर दो, कल मुझे खेलने जाना है। डॉक्टर जोर जोर से हंसने लग गए मेरे ऊपर। बोला बेटा, मैं डॉक्टर हूँ, कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ जो तेरे को चुटकी बजाते ही ठीक कर दूंगा। ये मैं बोली नहीं सर, मुझे खेलने जाना है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर आप अब भी अगर खेलने के लिए तो बहुत दूर की बात है, अगर आप वार्म अप भी करोगे तो आपकी जो आंत है ना वो फट जाएगी और आप मर जाओगे। तो लाइफ ज्यादा जरूरी है, गेम ज्यादा जरूरी नहीं। गेम आते रहेंगे लेकिन लाइफ रहेगी तो, लेकिन लाइफ नहीं रहेगी तो गेम कहाँ से करोगे। लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सटक चुकी थी, मतलब मैंने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं। जी जी। उस टाइम अगले दिन क्या हुआ, मैंने मम्मी और पापा को जैसे हॉस्पिटल में भेज दिया कुछ लाने के लिए, और मैंने अपने आप ड्रिप ड्रिप निकाली और अपने आप मैं हॉस्पिटल से भाग गई। घर गई मैं, और जैसे मम्मी पापा फोन करे मेरे को कहाँ है, जैसे मैंने फोन पिकअप नहीं किया। 4 बजे की ट्रेन आती है हमारे हिसार से दिल्ली की, गोरखधाम एक्सप्रेस। मेरी बात हो चुकी थी लड़कियों से, टीम जाने वाली है, अगर तू आएगी कब किस टाइम आएगी। मैंने सारा प्लानिंग करके उनके पीछे से पहले ही प्लानिंग कर लिया था, उनको भेजा। उस टाइम मैं वहां से भागी और वहां से सामान उठाया। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन निकल रही थी स्टेशन से, 100 मीटर आगे निकल चुकी होगी, जैसे आराम आराम से जाती है ना। हाँ। क्या हुआ, मैंने उस टाइम 100 मीटर का स्प्रिंट लगाया, बहुत तेज लगाया, और मैं चढ़ गई उसमें, ट्रेन में। लेकिन मैं चढ़ते ही मैं बेहोश हो गई वहां। मेरा बिल्कुल, मुझे कोई होश नहीं था। लोगों ने मुझे उठाया, पानी वानी पिलाकर मुझे बैठाया,
उस टाइम जैसे पापा के मम्मी के सबके फोन आ रहे थे। मैं उठी बैठी, मैंने सोचा क्या मैं सच में खेल सकती हूँ। तो फिर मैंने फिर भी डिसाइड किया नहीं मैं खेलूंगी, और मुझे खेलना है, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी। मैंने ये डिसाइड किया। पापा का फोन आया, पापा मेरे को बोल रहे हैं स्वीटी कहाँ है तू, हम जब से ढूंढ रहे हैं, यहाँ सब ब्लड पड़ा हुआ है, कैसे निकाली तूने ये ड्रिप अपने आप, ये वो, हम इतने डरे हुए हैं। मैं बोली पापा कुछ बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं ट्रेन में हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ खेलने के लिए। तो मेरे पापा थोड़े इमोशनल हो गए, मम्मी भी इमोशनल हो गई कि क्योंकि डॉक्टर ने ऐसे बोल रखा था कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर मैं वार्म अप भी करूंगी तो भी मैं मर जाऊंगी। और जब उनको मैंने ये भी बता दिया कि हाँ मैं पहुंच गई थी लेकिन मैं गिर गई थी ट्रेन में, तो वो और ज्यादा उनको चिंता होगी कि कैसे करेगी ये, क्योंकि 100 मीटर का स्प्रिंट लगाती है, अगर ये गिर गई है तो वहां मतलब इतना लंबे राउंड कैसे खेलेगी। फिर पापा मेरे को बोल रहे कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। एक्चुअली मुझे थोड़े मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो जो आप पर बीतती है वो टाइम बहुत ही टफ टाइम था। तो इमेजिन करने में, बोलने में, अब मैं कितनी बार भी ये बात बताऊंगी तो हर बार मेरे साथ यही होता है। यू नो कि कैसे टाइम से हम निकल कर आए। उस टाइम पापा मेरे को बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मेरा पुत्र चाहिए मुझे, और वापिस आ जा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेडल वेडल भाड़ में जाए, लेकिन पहले लाइफ चाहिए, और लाइफ रहेगी तो बाद में और गेम आते रहेंगे। और फिर पापा को मैंने बोला पापा, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैंने उनको बोला अगर आप मेरे को आशीर्वाद दोगे ना तो मैं, अगर एक बार मरती भी होंगी ना तो भी मैं पूरे वर्ल्ड पर विजय प्राप्त कर लूंगी है। और लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होगा ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप मेरी ताकत हो पापा, आप मेरी ताकत हो माँ, आप मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपका आशीर्वाद होगा ना तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी, किसी से भी लड़ जाऊंगी। और ये तो कोई भी लड़कियां नहीं, वो लड़कियां हैं जिनको मैंने इतनी इतनी बार हराया हुआ है। तो फिर मेरे पापा बोले देखो हराया हुआ है तूने, लेकिन इंटरनेशनल सिलेक्शन नहीं मिलते थे, अब अगर वहां हार गई नेशनल में भी तो वो हैवी हो जाएंगी तेरे ऊपर कि हमने इसको हरा दिया और फिर आगे बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं मिलेंगे। मैं बोली पापा अब तो जो होगा देखा जाएगा, अब बस आप मुझे आशीर्वाद दो। तो पापा बोले ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मम्मी बोले भाई विजयी भव, तुम जीत कर आना अभी। बस फिर मैं चली गई। यूं उस टाइम मेरे वेट कैटेगरी में मैं 81 kg में खेली थी। तो उस टाइम जो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं जेनी आरएल और लक्ष्मी पाड़िया, और भी हमारे जो काफी सीनियर सीनियर लड़कियां जो वर्ल्ड की मेडलिस्ट पहले रह चुकी है, सब मेरे पुल में अच्छी अच्छी लड़कियां, मैंने 5 बाउट वहां लड़ी थी मैंने। और 5 में जैसे मैं रिंग पे जा रही हूँ, लड़के धमाधम धमाधम सबको मार के मैं आ रही हूँ, लेकिन रिंग से आते ही मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती, क्योंकि मैं कुछ थिक नहीं ले सकती थी, सिर्फ लिक्विड जाता था मेरे अंदर, तो मैं सिर्फ पानी पी सकती थी। पहले तो ड्रिप के थ्रू जाता था मेरे अंदर जो भी, लेकिन इतनी वीकनेस हो गई थी, आप समझ सकते हैं कैसे कि सिर्फ लिक्विड जाता था मेरे अंदर। तो उस टाइम सिर्फ मैं पानी पी सकती हूँ। तो पानी भी एक लड़की थी मेरे साथ यमुनानगर की, वो मुझे पानी पिलाती थी। वो बोलती थी दीदी आप कैसे खेल रहे हो, मतलब इतना टाइम हो गया आपने कुछ खाया भी नहीं है और पानी भी आपसे, तो मतलब बाथरूम तक भी मुझे वो लेकर जाती थी उस टाइम। लेकिन जब भी बाउट करने की बारी आती मैं रिंग के पास जाती और मेरे अंदर एक अलग सी पावर आ जाती कि नहीं मुझे करना है, नहीं मैं करके दिखाऊंगी, वो आ जाती थी। और फिर मैं बाउट लड़के अच्छी बाउट देकर फिर आते नीचे बाउट जीत कर, तो ऐसे करके मेरा गोल्ड मेडल आ गया और मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ। तो वो वाला टाइम मेरा इतना टफ टाइम था, बहुत ज्यादा, कि मैं बता नहीं सकती। बॉडी पेन का तो होता ही था, मेंटली भी सब चीजें, इतना प्रेशर था मेरे ऊपर बहुत ज्यादा।
लेकिन मैं सोचती हूँ अगर आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी देखता है जी जी सब चीजें ना। जी तो अगर आप करोगे तो आपको देगा। और मेरी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती है। सबका ये हो गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप जाएंगे, लेकिन मेरा उस टाइम क्या किया, कोच बोले थे भी ट्रायल होगी मेरे वेट में, सिर्फ मेरे वेट में ट्रायल्स होंगे। लेकिन फेडरेशन ने बोला कि इसके वेट में अभी ट्रायल किसी के वेट में भी नहीं होंगे। जी। तो उन्होंने क्या किया, 81 प्लस और 81 केजी वेट कैटेगरी को ना लेकर जाने का डिसीजन लिया। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जबकि 81 प्लस के जी कविता चहल जो बॉक्सर हैं, जी उनका पहले भी मेडल आ चुका था। फिर भी उन्होंने उनको भी हटा दिया और मेरे वेट को भी हटा दिया, ताकि हम ना जा पाए। और उन्होंने रीजन दिया कि हम मेडल लेकर नहीं आ सकते इंडिया के लिए। जी। वो 20 डेज 25 डेज का गैप था उस टाइम। उसमें तो कुछ दिन मतलब 10 दिन के गैप के बाद तो हमारा कैंप लग गया था। और 20 डेज का हमारा कैंप था। उस दौरान मैं कैंप में चली गई। 10 डेज के बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। फिर मैं और जैसे 20 डेज मेरे कैसे गुजरे, यू कैन इमेजिन। लास्ट डे तक मुझे ये नहीं था मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। और मैं फोन बहुत कम यूज करती हूँ। जैसे भी उस टाइम तो मुझे फोन से बिल्कुल ही नफरत थी। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया काफी ज्यादा अहमियत है इसकी। लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल भी फोन पसंद नहीं करती थी यूज करना। तो उस टाइम पापा को बार बार फोन करना, कहाँ लेटर लिखा है, क्या क्या प्रोसेसिंग चल रही है, किसके पास गए हम, क्या करने से हम जा सकते हैं। तो पूरा दिन फोन पर लगा रहना भी, और फिर साथ में प्रैक्टिस भी करना। परेशान बहुत हो गई थी मैं भी और पापा भी, क्योंकि घूम घूम के सबको फेडरेशन में, साई में सबको लेटर लिख लिख के। तो मेरा ये कंफर्म था ही नहीं कि हम जाएंगे। लास्ट के जब 2 दिन बच गए थे, मतलब एक दिन पहले मेरा ये कंफर्म हो गया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम भी अच्छे से ये नहीं था हमें कि हम चले भी जाएंगे। क्योंकि ऐसे बोले थे कि हमारी लिस्ट भेजी ही नहीं है कि हम आएंगे। 81 प्लस और 81 केजी नहीं जाएगा, ये लिस्ट भेजी थी। अच्छा अच्छा। लास्ट डे हमें ये हुआ जब हमारी टिकट्स आ गई, जब हमें हुआ वीजा लगकर हमारा पासपोर्ट आया, जब हमें ये हुआ कि हाँ हम जा रहे हैं। लेकिन हमें कंफर्म जब भी नहीं था, क्योंकि जब तक हम ना बैठ जाए फ्लाइट में और हम पहुंच ना जाए और खेल डाले, जब तक हमारा कुछ भी कंफर्म नहीं था। हम पहुंचे बैठे तब मुझे यूं हुआ हाँ कि अब मैं खेल रही हूँ। और उस टाइम भी ये जर्नी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक इतना लड़ाई करके हम आ रहे हैं। और फिर खुद को साबित करना, और वो भी इतने बड़े इवेंट में, मेरे लिए एक चैलेंज था। मैं जाने से पहले मैंने मम्मी से बात की। मैंने बोला माँ, क्या मतलब इतना बड़ा गेम है, क्या मेरा भी मेडल आएगा? मतलब मैं मामा से ऐसे पूछ रही हूँ। तो मेरी मम्मा ने क्या बोला, सॉरी, मेरे मम्मा ने मुझे बोला कि मेडल क्या गधे लेकर आते हैं? मेडल भी तो इंसान ही लेकर आते हैं, वो भी तो 2 हाथों वाले ही है, 2 पाँव वाले ही है, तो जी तेरा क्यों नहीं आएगा? जी तेरा भी आएगा। उस टाइम मतलब मेरी माँ की जो बात सुनी, मेरे अंदर यूं हुआ हाँ मैं भी लेकर आऊंगी। कितना बड़ा इवेंट है, कुछ है। वो जो सामने अपोनेंट है वो भी तो इंसान ही है। गधे गधे थोड़ी ना है, इंसान ही है। उनका मेडल आ सकता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मेडल आ सकता है। तो फिर मैं बहुत बाउट लड़ी लास्ट तक। और मेरा जब सिल्वर मेडल आया था, उस टाइम फाइनल बाउट मेरी चाइना के साथ थी। चाइना के साथ भी मेरी बाउट काफी अच्छी रही। क्लोज बाउट में बाउट गई काफी। तो उस टाइम बिल्कुल पूरे उसमें यूं हो गया था, एक नई लड़की इतनी छोटी एज में आकर पहली बार पार्टिसिपेट करके इतना बड़ा इवेंट में मेडल लेकर आई है सीनियर में। तो काफी ज्यादा बाहर के न्यूज़पेपर और मेरी मतलब अटैकिंग का और मेरी स्किल का काफी अच्छे से वो किया। बाहर के न्यूज़पेपर भी इतने भरे पड़े थे तारीफ के, तो सब देख रहे थे। तो अच्छा लगा उस टाइम इतना देख कर कि हाँ हम, मतलब मैंने इतना अच्छा किया अपनी कंट्री के लिए। जब वैसे तो इतना मुझे मलाल था कि मुझे सिल्वर मिला, मुझे गोल्ड मिलना चाहिए था।
क्योंकि गोल्ड जब मिलता है, आपका जो आपकी कंट्री के लिए जो नेशनल एंथम बजता है, उसके लिए उसकी फीलिंग जो होती है ना, जी वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जी जी वो कोई कोई नहीं समझ सकता। वो एक जो दिल से मानता है, जो दिल से प्लेयर है। मुझे नहीं पता सबके बारे में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो फीलिंग ना द बेस्ट फीलिंग है। जी द बेस्ट फीलिंग कि अपनी कंट्री का जो फ्लैग ऊपर जाता है, आपका नेशनल एंथम बजता है, वो फीलिंग मतलब किसी चीज में नहीं है। जी किसी चीज में भी आज तक मुझे इतनी खुशी किसी चीज में नहीं मिली जितनी मुझे उसमें मिली है। जी 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 स्वीटी जी, आप लगातार खेलों के माध्यम से, पदकों के माध्यम से, जीत के माध्यम से मीडिया के साथ बनी रहती हैं। हाल फिलहाल आप एक और नाम के साथ मीडिया के साथ जुड़ी हुई हैं, वह है आपके छोटे भाई मनदीप बूरा जी के माध्यम से। तो क्या कुछ कहानी है उनकी क्रिकेटर बनने की, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मनदीप की बड़ी फनी लगती है मुझे, क्योंकि उसको तो इतनी बार पीटा है ना, मतलब घर वालों ने बहुत ज्यादा उसकी इतनी पिटाई हुई है। हालांकि मुझे गेम करने पर मेरी कभी पिटाई नहीं हुई कि मैंने गेम किया तो खेलने के ऊपर मेरी पिटाई हो। वैसे तो मैं बहुत ही शांत रहती थी, तो मम्मी पापा बात सुनते थे मेरी, क्योंकि मैं वैसे तो गुस्सा करती ही नहीं थी। अगर कुछ गलत होता तो उस पर मैं बोलती भी थी, तो वो बात सुनते भी थे मेरी। अ, बचपन से ही मेरा ऐसा नेचर रहा है। जैसे क्या हुआ, जैसे क्रिकेट अपना जो गेम है उसमें बोलते थे बहुत ज्यादा सिफारिश चलती है, जब जाकर सिलेक्शन मिलते हैं वैसे सिलेक्शन होते ही नहीं है, तो ये गेम खेलना नहीं है आपको, और ये गेम नहीं करना है आपको। तो क्या हुआ, वो फिर भी खेलता था, और पूरा पूरा दिन घर से गायब। क्रिकेट वाले कैसे पूरा पूरा दिन धूप में लगे रहते हैं, वो इतना जुनून था ना उसमें कि पूरा पूरा दिन धूप में रहता, वो पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता। और उसको कुछ भी काम बोलते, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं अपना गेम करने जा रहा हूँ। वैसे तो कोई काम करवाते ही नहीं थे, लेकिन घर पर कभी तो प्रेजेंट हो। सुबह शाम, शाम को भी लेट, सुबह स्कूल से आते ही फिर भाग जाता बाहर, मतलब बाहर ही रहता था मोस्टली, या तो स्कूल में या फिर बाहर। क्या क्या पापा ने बोला क्या करेगा तू क्रिकेट में, बोला मैं क्रिकेट खेलूंगा। एक दिन मैं एक मतलब इंडिया टीम के लिए खेलूंगा, देख लेना पापा, ऐसे बोलता। बोला तू कुछ नहीं खेलेगा, ये क्रिकेट विकेट हो चुका है। क्रिकेट में बहुत सारे लोग आए गए और खेलते हैं अच्छा अच्छा, और ऐसे ही रह गए। फिर क्या किया, उसको मारा पीटा, लेकिन वो नहीं मानता था। एक बार तो क्या किया, उसका पूरा बैट बॉल वो सारी चीजें ना, उसको क्या घर में ना हर हर कोने में बॉल, हर कोने में बैट, ऐसे इतने बना लिए थे उसने घर में पूरा। वैसे भी गुस्सा आता था मम्मा को सफाई करते टाइम कि कहीं भी जालू इसका ही सामान मिलता है मुझे, और इसको गेम खेलना भी नहीं है ये। एक दिन क्या गुस्सा आ रहा सबको, पापा को अलग से कि इतनी बार बोल दिया, मम्मा को इतना, तो क्या किया उसके पूरा बैट बॉल सब कुछ जला दिया इकट्ठा करके। और उसको है ना 3 दिन के लिए, जैसे हम अपने हरियाणवी में बोलते हैं गोड़ा लाठी, आप जैसे एक क्या होता है, डंडी से पाँव के नीचे से निकाल कर और हाथों को बांध कर फिर जो मतलब रस्सी से बांध देते हैं, वो उसको 3 दिन तक बांध कर रखा। ऐसे कि ना खेले, डर जाएगा तो अभी नहीं खेलेगा। मार मार तो बहुत बार लिया था, लेकिन नहीं, 3 दिन तक ऐसे बांध कर रखा। या तो खोलेंगे, जब खोलेंगे तेरे को, जब तू मतलब ये खेलना छोड़ देगा, अगर खेलेगा तो दोबारा तो हम खोलने वाले नहीं है। तो उसने 3 दिन उसको कंटिन्यू बांध कर रखा, जब जाकर उसने हाँ बोला कि मैं नहीं खेलूंगा, फिर वो डर गया सच में। फिर उसने कुछ दिन नहीं खेला, गेम नहीं खेला। तो फिर कुछ टाइम बाद उसका शायद डिस्ट्रिक्ट में कुछ उसने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे डिस्ट्रिक्ट। पीछे से खेलता, कुछ दिन तो वो खेला नहीं, फिर पीछे से मेरे को पता था कभी, एक तू संभाल लेना घर पे, पता ना मत मैं ये खेल रहा हूँ, ऐसे बोल देना मेरे साथ खेल रहा था, ठीक है मैं जा रहा हूँ खेलने, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो वो चला जाता खेलने के लिए। फिर ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट के लिए उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट टीम में वो चला गया था, वहां उसने काफी विकेट्स लिए थे। फिर उसके बाद उसने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे मैंने इतने विकेट ले लिए हैं, और देख मेरा मैं अच्छा कर सकता हूँ ना, तो बोल देना घर पे, तेरी बात तो फिर भी सुन लेते हैं।
तू एक बार बोल दे, तू मेरे साथ हो जा, हम दोनों मिलकर बोलेंगे ना तो फिर कुछ सुनेंगे। फिर मैं बोली ठीक है। तो फिर उसके बाद बोले कोई एकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं उसको। फिर उसकी बात हुई थी एकेडमी ज्वाइन करवाने की, प्रोफेशनल उसको भी मतलब तैयार किया जाए। फिर मैंने मम्मी पापा को बोला उसके लिए कि आप मतलब देख तो ले, अब ये इतना कर रहा है, इसका मन है करने का, अगर नहीं करेगा तो वो एक अलग बात है, बाद में ठीक है ये डिसीजन इसका होगा लाइफ में आगे की क्या करना, बाद में कुछ साल करने तो, अगर करना तो बाद में तैयारी कर लेगा, पढ़ तो ये साथ में वैसे भी रहा है। तो फिर पापा बोले ठीक, मैं तो बोल रहा हूँ इतनी अच्छी हाइट है, बॉडी है, या तो बॉक्सिंग कर ले, रेसलिंग कर ले, कोई और गेम कर ले मतलब। और वो बॉक्सिंग में बहुत अच्छा खेलता था मेरे साथ, अच्छा अच्छा यू नो, ग्लव्स पहन लेता था। जो चीजें हम इतने सालों में सीखते हैं वो चीज मतलब वो बंदा पहले से ही फेंट अटैक, स्लीप वगैरह वीडियोस देखकर वो अपने आप ही उसके अंदर था। तो बोल रहे एक बार तो उसका ये भी हो गया था ठीक है मैं बॉक्सिंग कर लूंगा ऐसे करके, लेकिन जब से उसका डिस्ट्रिक्ट में हुआ और फिर उसको और ज्यादा उम्मीदें हो गई खुद से कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर उसने मेरे को मतलब कन्विंस किया कि उस हाँ तो सॉरी, उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप मेरा साथ दो, तो मतलब मैं कर सकता हूँ कंटिन्यू, एकेडमी ज्वाइन करवा दो मेरी, यहाँ ऐसे ऐसे एकेडमी है, मैंने पता किया है, अच्छी प्रैक्टिस होगी तो मैं और भी अच्छा प्लेयर बन जाऊंगा। तो फिर हमने घर वालों को बोला, फिर पापा ने भी बोला ठीक है करवा देते हैं, मम्मी ने भी बोल दिया भी हाँ ठीक है। तो दोनों तैयार हो गए और फिर हमने उसको एकेडमी ज्वाइन करवा दी थी। और फिर वो आज देख रहे हैं रणजी खेल रहा है, तो अच्छा प्लेयर, अच्छा उसने खुद को साबित किया। लेकिन साबित करने में अभी भी रहता है, क्योंकि मैं तो साबित उसी दिन मानूंगी जिस दिन वो इंडिया टीम के लिए खेलेगा। मेरे लिए तो इंडिया टीम you know, मैं प्लेयर उसको जब भी मानूंगी, क्योंकि अगर वो बॉक्सिंग खेलता है कोई और गेम खेलता तो वो इंडिया के लिए मेडल पक्का लेकर आता। तो मैं चाहती हूँ अगर वो क्रिकेट भी खेले तो मेरे लिए प्लेयर उस दिन होगा जिस दिन वो इंडिया के लिए खेलेगा। स्वीटी जी, एशियन चैंपियनशिप 2015 उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। 2015 एशियन चैंपियनशिप, उस टाइम मेरे हाथ में फ्रैक्चर चल रहा था। यू नो, जब भी हमें कुछ बड़ा मिलने वाला होता है ना तो हमें ऐसे लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, और उसके तुरंत बाद झट से फिर एकदम से भगवान आपको इतना देता है कि अगर आप लड़ते रहते हैं तो, अगर आप गिव अप कर लेते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, जब भी मुझे ऐसे लगता कि मैं मतलब अब बहुत ज्यादा हो गया, अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब छोड़ देना चाहिए, बस गिव अप कर देना चाहिए, और उसके तुरंत बाद फिर मेडल मिलता है। और एक प्लेयर जो होता है वो उसको इतने सालों की मेहनत के बाद जैसे इंजरी जो होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जब जाकर 1 से 2 मेडल मिलते हैं उसको, है ना। तो प्लेयर की लाइफ भी बहुत टफ होती है। आई थिंक जैसे मैं पढ़ती थी तो पढ़ने में इतना जोर नहीं आता था मुझे बिल्कुल भी, लेकिन जब से मैं खेल रही हूँ, कुछ लोग अभी जैसे बोलते हैं क्यों अपना फेस खराब करवा लिया पूरा, जैसे अभी भी कुछ दिन पहले मेरी नाक में फ्रैक्चर चल रहा था, ये मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मतलब उठ गई है, मोटी हो गई है यहाँ से। तो अभी मुझे यूं रहता है जुनून की नहीं मैं खेलूंगी, और मैं लड़कों के साथ ज्यादा खेलना पसंद करती हूँ, अपने से ज्यादा पावरफुल के साथ आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छा रहता। तो कुछ उसी के करके मेरे नाक में भी फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि लड़कों में हमसे ज्यादा पावर भी होती है और हमसे मतलब स्पीड भी ज्यादा रहती है। लेकिन मैं कभी अपने आप को कम नहीं समझती हूँ, नहीं मैंने कभी समझा। जो भी मेरे साथ जैसा करता ना उसको भी उसके साथ भी मैं वैसा ही करती हूँ। जितनी बार भी मुझे कट लगा मैंने सामने वाले को कट पक्का मारा है। मेरा हमेशा से एक फंडा रहा है, भाई तू 4 मार देगा तो 2 तो मैं भी मारूंगी, लेकिन हारने वालों में से नहीं हूं मैं। तो जितनी बार जैसे मेरे को कभी कट लगा, कुछ भी लगा, तो लड़के भी देख कर खेलते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर मुझे लगा तो उनको भी लगेगा ही लगेगा पक्का।
तो जी क्या कह रहे थे आप? चैंपियनशिप, क्या एशियन चैंपियन। एशियन चैंपियनशिप के बारे में बोल रहे थे आप? 2015 में उस टाइम मुझे फ्रैक्चर था हाथ में, लेफ्ट हैंड में मेरा फ्रैक्चर था। लीडिंग हैंड जो होता है उससे डिस्टेंस मतलब बनाना होता है हमें, क्योंकि ज्यादा चलता है जैप जैप, हमारा लेफ्ट हैंड ज्यादा चलता है। और उसी हाथ में आपके फ्रैक्चर है। राइट हैंड तो मतलब बहुत कम खोलते हैं लेफ्ट की बजाय हम लोग। और उसी हाथ में मेरा फ्रैक्चर था, क्योंकि हम डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर पाते सामने वाले बॉक्सर से। और सबसे ज्यादा लेफ्ट ही चलता है। अगर आपके राइट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट से काम चल सकता है, लेकिन लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो राइट से काम नहीं चल सकता। ये होता है। मतलब साउथ पा की बात अलग है, लेकिन साउथ पा का भी जो लेफ्ट होता है वही मतलब लेफ्ट ही बॉक्सर का जिता सकता है कोई मैच, राइट नहीं जिता सकता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जैसे उस टाइम मेरे को फ्रैक्चर चल रहा था, कैंप में काफी दिनों से मेरे को दर्द हो रहा था हाथ में। और मैं दर्द में भी रो रो कर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर को भी जैसे दिखाया तो वो बोल रहे कोई नहीं, कभी आइसिंग कर ली, गर्म ठंडा जैसे कॉन्ट्रास्ट बात करवाते हैं वो बात करवाया, लेकिन फिर भी मुझे आराम ही नहीं हो रहा था उससे। फिर मैंने एमआरआई करवाई, जैसे डॉक्टर को जैसे इंडिया कैंप में हमारे डॉक्टर होते, तो फ्रैक्चर मिला मेरे हाथ में। और जैसे छूने से भी मतलब स्किन भी सेंसिटिव इतनी हो गई कि मुझे छूने से भी दर्द होने लग गया उसमें, क्योंकि मैंने उसको गर्म ठंडा करके भी जला भी दी स्किन, क्योंकि दर्द ही इतना ज्यादा होता था। और सुबह शाम प्रैक्टिस होती, वो स्किन भी जला दी, स्किन भी ऐसी हो गई थी मेरी। फिर जैसे जाने से हमें मुझे 3-4 दिन पहले पता चला कि मेरे को फ्रैक्चर है। तो फिर मैंने अपने कोच को बताया, सर मुझे तो फ्रैक्चर है, अब मैं क्या करूं? तो सर बोले इतने दिन से क्या कर रही थी? इतने दिन से क्या कर रही थी? प्रैक्टिस कर रही थी ना। अब 3-4 दिन बच गए हैं, देख। मैं नहीं चाहता, अगर तू चाहती है हम फ्रैक्चर के बारे में लोगों को बताए या सबको बताएं, तो आप टीम में नहीं जा सकते, ठीक है? अगर आप फ्रैक्चर क्या रेस्ट लोगे तो आप टीम में नहीं जा सकते। अगर आपको टीम में जाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 3-4 दिन है, मतलब लास्ट वीक था बचा था, तो ये निकाल लो और आप खेल कर आओ। खेल तो आप अब भी रहे हो दर्द में, तो इसमें खेलने में क्या जाता है? मैं बोल रही ठीक है सर, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। फिर बोले देख लो आपको टीम में जाना है या नहीं जाना। फिर मैं जिद्दी थी, मैंने बोला नहीं, टीम में तो मुझे 100% जाना है, कुछ भी हो जाए टीम में मुझे जाना ही जाना है। तो उस टाइम मैं प्रैक्टिस करती रही। और लास्ट में जैसे प्रैक्टिस में तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड थोड़ा कम यूज कर सकते हैं, है ना? जी लेकिन मैच में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक हाथ आप ज्यादा यूज करो और एक कम यूज करो। जी जी। क्या होता है, मेरी पहली बाउट आती है, मैं पेन किलर ले लेती हूँ मैं पहली बाउट में, अच्छा है ना? अच्छा। पेन किलर से मेरा दिमाग मतलब सॉरी कम चलता है। मतलब मैं मेरे मुझे सेंसेशन जो मतलब बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि पंच आ रहा है तो थोड़ा रिएक्शन स्लो हो रहा है मेरा हाँ अटैक, और वो मेरा रिएक्शन स्लो हो रहा था मैंने जब पेन किलर लिया। पहले दिन मैंने बाउट में मैंने पेन किलर लेकर लड़ी, लेकिन मेरी बाउट में जीत गई, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेली जितना अच्छा मेरा गेम था। जी तो सर बोले तू क्या सोचती है, तू ऐसे खेल कर तू मेडल ले लेगी इंडिया के लिए? मैं बोली सर मुझे सच में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, जैसे मैं रिएक्शन मेरा इतना स्लो आ था, शायद पेन किलर की वजह से मेरा रिएक्शन इतना स्लो हो गया था। अच्छा। तो हमारे जो कोच थे उन्होंने डॉक्टर को बोला इसको पेन किलर नहीं देना कल। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है सर, इसको फ्रैक्चर है और इतना मतलब ये कैसे खेल पाएगी बगैर पेन किलर के? जी मैंने बोला नहीं मैं खेल लूंगा, मुझे बस जीतना जरूरी है, मेडल लेकर जाना मेरी कंट्री के लिए जरूरी है। दर्द है, इतने दिन तक बर्दाश्त किया है दर्द, और अब तो मैं और भी कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा यूं है, अभी तो मेरा मिलने का टाइम आया है, वो चीज का मतलब मुझे मिलने का टाइम है। इतना दिन मैंने बर्दाश्त किया, जी जी जी। थोड़ा और सही। तो क्या किया, उस अगले दिन मैंने पेन किलर नहीं लिया और मैं इतना अच्छा खेली ना। मेरे को दर्द हो रहा है इस हाथ में, लेकिन मैं फिर भी खेल रही हूँ, मैं फिर भी खेल रही हूँ और इतना अच्छा खेल रही हूँ, बहुत बढ़िया वाला। मैं मेडल जीत जाती हूँ, मैं फाइनल में पहुंच जाती हूँ। फाइनल मेरी फिर चाइना के साथ आती है। चाइना ही कंट्री होस्ट कर रहा है एशियन चैंपियनशिप को।
तो चाइना के साथ जितनी भी बाउट हुई हमारी, हमारे बराबर की बाउट में या फिर और किसी कंट्री के साथ हो रही, चाइना कभी बाउट नहीं देता। चाइना एक ऐसी कंट्री है, कभी भी अगर आप दूसरा बॉक्सर जीत भी रहा तो भी बाउट नहीं देते हैं वो लोग। करते हैं सब अपनी कंट्री में, थोड़ा तो चलता है, और बॉक्सिंग में तो बहुत चलता है। यू नो क्या हुआ, जैसे फाइनल मेरी बाउट चल रही थी तो मेरे कोच ने मेरे को बोला, स्वीटी तुझे अब किसी चीज का डर नहीं है, तेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा, तेरे पास तेरे सामने बस तू ये सोच, चाइना किसी को बाउट नहीं दे रहा है, तुझे जीतने से और हारने से मतलब नहीं है, तुझे मतलब है अपना गेम दिखाने से। तू इतना अच्छा खेल जा कि सामने वाले मतलब या तो वो गिर जाए, क्योंकि बाउट आपको जब भी मिल सकती है, या तो वो गिर जाएगी, ठीक है, और या फिर आप इतना अच्छा खेल जाओ कि उनको शर्म आए डिसीजन देते हुए भी, है ना। मैं इतना अच्छा खेली कि मैंने उस लड़की को मतलब हरा दिया, मतलब बहुत अच्छा खेली मैं, जीतती हुई बाउट। लेकिन बाउट मेरे को नहीं दी गई, बाउट चाइना को दी गई। लेकिन चाइना कंट्री में पूरा स्टेडियम खड़ा होकर मेरे लिए क्लैप करता है, मेरा नाम जोर जोर से मेरा नाम बुलाया जाता है। वो हार जो थी, मतलब मुझे लगा हार हो ना तो कभी ऐसे हो कि पूरा अदर कंट्री भी आपके लिए क्लैप कर रही है और आपको बोल रही है बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, और आप विनर हो, ठीक है। और वो लड़की जीत कर भी नहीं जीती, जीत गई वो, लेकिन वो जीत कर भी नहीं जीती, जीती हुई मैं थी। लेकिन लोगों के दिलों में जीत मेरी थी। आई थिंक अगर आप हारते हो या जीतते हो तो आपको लोगों के दिलों में रहना बहुत जरूरी होता है। मुझे ऐसे लगता है कि आपको मतलब जैसे भी जिंदा रहो तो अच्छा बनकर, एक अच्छा इंसान बनकर, अच्छा बॉक्सर बनकर लोगों के दिलों तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है, न कि ये शोहरत ये वो। अगर हम मेरे पास एक टाइम के लिए है तो वो टाइम कुछ, अभी मान लो आज मैं हूँ प्रेजेंट में, तो मेरे को लोग उस टाइम याद रखेंगे। अगर मैं दिल की अच्छी नहीं हूँ, अगर मैं दिल से अच्छी हूँ तो लोग मेरे जाने के बाद भी मेरे नाम का एग्जाम्पल देंगे कि वो थी, ऐसे ऐसे इसने किया और उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ, और वो इतनी अच्छी थी दिल से भी, है ना। तो मैं चाहती हूँ लोग मेरे बारे में ऐसा जाने कि मैं यहाँ से दिल से सबके साथ जुड़ी थी और दिल से काम करती थी। प्रो कबड्डी लीग के मंच पर चीफ गेस्ट के रूप में आप जिस प्रकार से पहुंची, उसकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। कबड्डी में मेरा फेवरेट गेम है, मुझे कबड्डी बहुत पसंद है, बास्केटबॉल और कबड्डी। क्योंकि मैंने बताया मेरे ब्लड में है, पापा भी बास्केटबॉल और कबड्डी खेलते थे, और जैसे वो रहे कैप्टन रहे हैं, तो फिर ये मेरे ब्लड में है। तो उस टाइम मैं खेलने, मतलब जो प्रो कबड्डी का मैच हुआ था उस टाइम मैं देखने गई, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और प्रो कबड्डी में जो भीड़ होती है उस टाइम, जो लोग प्लेयर्स को जैसे चीयरअप करते हैं, और जो माहौल होता है वो काफी अच्छा होता है, और देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ वहां जाकर। स्वीटी जी, आज डॉटर्स डे हैं, इस दिवस पर आप भारत में लोगों को, पालकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं यही बोलना चाहूंगी डॉटर्स डे पर कि हम जितना हम अपने लड़कों को बढ़ाते हैं, जितना लड़कों के लिए हम करते हैं, अगर उससे आधा भी हम अपनी लड़कियों के लिए कर देना तो लड़कियां ही आपके लड़कों से ज्यादा काबिल होगी। जी 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 जी। और इस समय प्रैक्टिस किस प्रकार चल रही है आपकी? जी, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, और मेरा प्रैक्टिस टाइम वैसे आपको बोल रहा संडे है, लेकिन अब मेरा संडे का भी रेस्ट नहीं है, इसलिए बार बार मुझे बुला रही है, इसलिए मैं साइड देख रही हूँ कि प्रैक्टिस पर जाना, क्योंकि काफी लेट हो गया है। स्वीटी जी, आपका समय काफी कीमती है, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का कुछ पलों के लिए, लेकिन मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से अब आपसे अल्प समय के लिए विदा लेता हूं, लेकिन इसी
आशय के साथ कि बहुत जल्दी फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी एक नए प्लेटफॉर्म पर, नए मंच पर, नई रूपरेखा के साथ। लेकिन मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से करोड़ों भारतीयों की ओर से ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप आने वाले समय में पदकों के साथ एक नया इतिहास रचे, भारतीय तिरंगा विश्व के कई मैदानों पर आप लहराते हुए वही जोश जुनून दिखाएं, और हम सब आपके चाहने वाले लगातार आपके साथ बने हुए हैं। तो मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार।